गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। हमने कल बात की थी अंबेडकर जी के विचारों पे। अंबेडकर जी के विचारों में कल हमने उनके जीवन या लाइफ के बारे में बात की। आज हम देखेंगे उनके राजनीतिक विचार। जैसा कि हमने कल बात की, अंबेडकर जी मूल रूप से एक समाज सुधारक के रूप में भी जाने जा सकते हैं। वो सर ये वीडियो कॉल बंद रखा करो जी, नेट ज्यादा लगता है और भी क्लासेस लगानी पड़ती है। चलो वीडियो बंद कर देते हैं। अंबेडकर जी के बारे में कल बात हुई, उनके राजनीतिक विचारों के बारे में। तो उनको हम एक समाज सुधारक के रूप में जानते हैं। उन्होंने जो राजनीतिक विचार दिए अपने, वो या उनकी जो विचारधारा थी वो मूल रूप से उनके खुद के ऊपर जो शोषण हुआ, या मतलब वो जो एक निम्न परिवार से, निम्न जाति से संबंधित रखते थे, जो कुछ उन्होंने सहा, उन चीज़ों को दूर करने के लिए उन्होंने प्रयास किया। और उसके लिए उन्होंने एजुकेशन को, शिक्षा को सबसे महत्वपूर्ण रास्ता माना। तो उन्होंने जो जो अपने आप को सुधारने के लिए, अपने समाज को सुधारने के लिए कार्य किए, उन कार्यों को उनके राजनीतिक विचारों के रूप में हम समझते हैं या देखते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि उनके राज्य के संबंध में विचार। अंबेडकर जी की विचारधारा पश्चिमी देशों से काफ़ी अधिक प्रभावित थी। जैसे कि उन्होंने अमेरिका में भी पढ़ाई की, उन्होंने इंग्लैंड में भी पढ़ाई की। वहाँ की शासन व्यवस्था ने उनको काफ़ी अधिक प्रभावित किया, और वो भारतीय वायसराय के परिषद के अंदर मेंबर भी रहे थे। तो इसलिए राज्य के संबंध में उनका ये मानना था कि राज्य एक बहुत ही ज़रूरी और उपयोगी है। उन्होंने कहा कि बगैर, मान लो कुछ विचारक ऐसे हैं जिन्होंने राज्य को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि जैसे कि महात्मा गांधी राज्य को नहीं मानते थे, या मार्क्स राज्य को स्वीकार नहीं करते थे, कहते थे क्रांति पर आधारित संस्था है। लेकिन अंबेडकर जी कहते थे कि राज्य के बगैर लोगों के जीवन को सुधारा नहीं जा सकता। लोगों के लिए एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो शासन को संचालित करे, लोगों के लिए कानून बनाए और उन कानूनों के अनुसार एक न्यायपूर्ण शासन देने का प्रयास करे। और ये तभी संभव होगा जब राज्य जैसी संस्था लोगों के लिए कानून बनाएगी, और कानून के अंतर्गत रहकर ही लोगों के अंदर स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे जैसे संबंध पाए जा सकते हैं। इसलिए वो राज्य को स्वीकार करते थे, कहते थे कि राज्य होना चाहिए, लेकिन राज्य निरंकुश नहीं होना चाहिए, बहुत अधिक शक्तिशाली नहीं होना चाहिए। उसको लोकतंत्र के नियमों के अनुसार ही शासन करना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। दूसरी बात आती है लोकतंत्र के संबंध में विचार। अंबेडकर जी जब इंग्लैंड में या अमेरिका में पढ़ाई करने गए, तो उन्होंने देखा कि वहाँ की शासन प्रणाली एक बहुत ही श्रेष्ठ, बहुत ही उपयुक्त शासन प्रणाली है। और उस शासन प्रणाली में समाज का प्रत्येक वर्ग, चाहे वो किसी भी जाति समुदाय से हो, चाहे वो निम्न परिवारों से संबंधित हो, उच्च परिवारों से संबंधित हो, उन्हें एक प्रकार से बराबर का मौका मिलता है, एक जैसा प्रतिनिधित्व मिलता है। और अमेरिका में लोकतंत्र के साथ साथ अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली भी थी, यानी कि राष्ट्रपति सबसे प्रमुख थे, और वो शासन जो आज भी है। और जबकि भारतीय परिस्थितियों के अनुसार इंग्लैंड की संसदीय शासन प्रणाली को सही मानते थे। तो उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र में वैसे तो सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, यानी कि जैसी अमेरिका के अंदर शासन व्यवस्था है वैसी शासन व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन भारत की परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने संसदीय शासन प्रणाली को
समर्थन दिया, संसदीय शासन प्रणाली को सही माना और उनका विचार था कि लोकतंत्र के सहारे ही एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हो सकती है, आर्थिक समानता लाई जा सकती है और लोगों को लोकतांत्रिक शासन में प्रतिनिधित्व दे करके उनको मतलब वास्तव में एक ऐसे कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सकती है जिसमें मतलब संवैधानिक परंपराओं के अनुसार सभी लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार हो सके और कानून की समानता हो सके। उसके बाद है समानता पर बल। लोकतंत्र के साथ साथ उनका ये मानना भी था कि कोई भी समाज चाहे वो कितनी भी अच्छी शासन व्यवस्था स्थापित कर ले, अगर उस समाज में जाति, धर्म, भाषा, लिंग, नस्ल या किसी क्षेत्र के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव किया जाता है या समानता का व्यवहार नहीं किया जाता, तो वो शासन व्यवस्था एक अच्छी शासन व्यवस्था नहीं हो सकती। उस शासन व्यवस्था को लोग बहुत ज़्यादा लंबे समय तक सही नहीं मानेंगे और उस शासन व्यवस्था से लोग जुड़ेंगे नहीं। इसलिए अंबेडकर जी का मानना था कि चाहे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था हो, उसमें चाहे संसदीय हो, चाहे अध्यक्षात्मक हो या किसी भी प्रकार की शासन व्यवस्था हो, सभी प्रकार की शासन व्यवस्थाओं में समानता का अधिकार अनिवार्य रूप से लागू होना चाहिए और समाज के लोगों में किसी भी प्रकार का भेदभाव, चाहे वो नस्लीय भेदभाव है, चाहे वो जाति के आधार पर भेदभाव है, चाहे वो भाषा के आधार पर, चाहे वो धर्म के आधार पर, किसी भी प्रकार के भेदभाव को पर प्रतिबंध होना चाहिए, रोक लगाई जानी चाहिए और इस प्रकार के भेदभाव करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी रूप से कार्रवाई करके उचित व्यवस्था को अपनाया जाना चाहिए। नेक्स्ट था धर्मनिरपेक्षता पर विचार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ईश्वर में या धर्म में गहरी आस्था रखते थे और वो धर्म को व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए सहायक मानते थे और सामाजिक ढांचे का एक प्रमुख आधार और साधन मानते थे कि धर्म ने समाज को जोड़कर रखा हुआ है, लेकिन प्रत्येक धर्म में जो गलत बातें थी, जो नेगेटिव धारणाएं थी, उन धारणाओं को वो अस्वीकार करते थे और धर्म के आधार पर ही उन्होंने संसद में हिंदू कोड बिल पर बहस में भाग लिया और हिंदू कोड बिल पर भाग लेते हुए उन्होंने ये कहा कि लोगों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ही संसद में धर्म से संबंधित अधिकारों को समाज में या संविधान में जोड़ने की आवश्यकता है। वो धर्मनिरपेक्ष राज्य को ये कहते थे कि धर्मनिरपेक्ष राज्य पूरी तरह से धर्म विरोधी नहीं होगा, लेकिन वो किसी भी धर्म का समर्थन भी नहीं करेगा, प्रत्येक धर्म के साथ समान व्यवहार करेगा और प्रत्येक धर्म के लोगों को एक जैसे अवसर उपलब्ध करवाएगा आगे बढ़ने के लिए। उसके बाद अधिकारों के संबंध में दुनिया में अगर हम बात करें तो सबसे पहले अधिकार पत्र की बात 1215 में होती है। अधिकारों की बात ब्रिटेन के अंदर, जिसे 1215 ईस्वी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। संविधानों की अगर बात करें तो सबसे पहले अमेरिका ने अपने संविधान में अधिकारों को स्थान दिया। उसी के अनुरूप डॉक्टर अंबेडकर जी और उनके सहयोगी, जिन्होंने जो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, अंबेडकर जी जिसके अध्यक्ष थे, उनके साथ मिलकर के संविधान का निर्माण किया और संविधान में अधिकारों को महत्वपूर्ण स्थान दिया। हमारे संविधान में हम देखते हैं कि संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है, जिसमें व्यक्ति को प्रत्येक प्रकार के अधिकार देने की बात की गई है, चाहे वो कानून के समक्ष समानता की बात हो, चाहे वो अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी यानी कि अस्पृश्यता का या छुआछूत का अंत हो। और उनका ये मानना था कि एक राज्य में शांतिपूर्ण व्यवस्था तभी बनाए रखी जा सकती है जब उन अधिकारों को सही से लागू किया जाए और वो अधिकार किसी के हाथों का खिलौना बनकर ना रह जाए। इसलिए उन अधिकारों को न्यायालय के माध्यम से प्रोटेक्ट भी किया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार न्यायालयों को ये शक्ति देता है
कि वो अधिकारों की सुरक्षा कर पाए। उसके बाद आता है समाजवाद के संबंध में विचार। अंबेडकर जी जब अमेरिका में थे तो उन्होंने समाजवादी विचार के बारे में काफ़ी अध्ययन किया, काफ़ी स्टडी की, और उनके अध्ययन और स्टडी के आधार पर वो ये कहते थे कि समाजवाद एक ऐसी व्यवस्था है जो लोगों को दबाव और शोषण से बचा सकती है। क्यों? क्योंकि समाज के अंदर समाजवाद में कल्याणकारी स्वरूप राज्य का स्थापित किया जाता है, और कल्याणकारी स्वरूप की व्यवस्था ये है कि एक ऐसे राज्य की स्थापना होती है जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना पर बल दिया जाता है, और राज्य लोगों को ऊपर उठाने के लिए, लोगों का जीवन स्तर सुधारने के लिए काम करता है। परंतु समाजवाद के समर्थक तो थे, लेकिन उन्होंने मार्क्सवाद की समर्थन कभी नहीं किया। मार्क्सवाद के वो नज़दीक नहीं थे और वो मार्क्सवाद की आलोचना करते थे। क्यों? क्योंकि वो कहते थे कि मार्क्सवादी विचार वो विचार हैं जो समाजवाद की तो बात करते हैं, लेकिन साथ साथ हिंसा की और समाज के अंदर घृणा फैलाने की और हिंसा फैलाने की बात करते हैं। इसलिए उन्होंने मार्क्सवाद की आलोचना भी की। पूंजीवाद का विरोध। अंबेडकर जी जहां समाजवाद का समर्थन करते हैं, वहीं दूसरी तरफ पूंजीवादी व्यवस्था, जिसका में पूंजीवादी व्यवस्था में प्राइवेटाइजेशन पर जोर दिया जाता है, और प्राइवेटाइजेशन के अंतर्गत जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं, जो उद्योग होते हैं या इंडस्ट्रीज होती हैं, उनका एकमात्र उद्देश्य अधिक से अधिक पैसा इकट्ठा करना, धन इकट्ठा करना, और उसके लिए वो मजदूरों का, आम आदमी का, जनता का शोषण करते हैं और अन्याय का सहारा भी लेते हैं। ऐसा अंबेडकर जी का मानना था, और इसीलिए उन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध किया। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को वो पूंजीवादियों का दल मानते थे, इसीलिए उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़ करके अपनी अलग से पार्टी बनाई, स्थापित की। दूसरा है साम्राज्यवाद का विरोध। नेक्स्ट, साम्राज्यवाद का विरोध, इससे अभिप्राय ये है कि अंबेडकर जी ने अपने बचपन से देखा कि ब्रिटिश शासन का भारत के ऊपर शासन है, और साम्राज्यवादी की नीति के तहत ब्रिटिशर्स ने भारत को अपना उपनिवेश बनाया हुआ है। इसके अंदर ब्रिटिशर्स भारत के ऊपर उस प्रकार की नीतियां लागू कर रहे हैं जिससे ब्रिटेन के अपने हितों का तो विकास होता है, लेकिन भारतीयों के हितों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता, और भारतीयों को दूसरे दर्जे के लोग माना जाता है, दूसरे दर्जे के नागरिक समझते हैं, और उनके साथ अफ्रीकन और लैटिन अमेरिकन लोगों के अंदर जिस प्रकार साम्राज्यवादी शासन ने उन लोगों के अधिकारों को नष्ट किया, उनका शोषण किया, उसी प्रकार ब्रिटिशर्स भारत के अंदर भी वो भारतीयों का शोषण कर रहे हैं, उनके अधिकारों को नष्ट कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने साम्राज्यवादी शासन का विरोध किया और कहा कि जो साम्राज्यवादी व्यवस्थाएं हैं, उन्होंने अपने उपनिवेशों में, जहाँ पे उनके उपनिवेश है, उन नागरिकों को वो अधिकार और वो सुविधाएं प्रदान नहीं की जो अधिकार और जो सुविधाएं उनके खुद के देश के नागरिक उपयोग में लाते हैं। इसलिए उन्होंने साम्राज्यवाद का विरोध किया और भारत को साथ भेदभावपूर्ण जो व्यवहार करता था ब्रिटेन, उसकी भी कड़ी आलोचना की। वर्ण व्यवस्था का विरोध। वर्ण व्यवस्था भारत के अंदर शुरुआत में जो समाज 4 वर्णों में विभाजित था। प्राचीन भारतीय परंपरा के अनुसार इस व्यवस्था के समर्थक मनु, कौटिल्य, शुक्राचार्य आदि थे, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होते थे, और ये चारों वर्ण व्यक्ति की योग्यता के आधार पर, काम करने की क्षमता के आधार पर निर्धारित थे। लेकिन धीरे धीरे ये व्यवस्था जटिल होती गई और वर्ण व्यवस्था जो है वो योग्यता की बजाय परिवार आधारित, जाति आधारित हो गई, जिसने भारतीय समाज का पतन कर दिया। और उसमें जो चौथे नंबर पर वर्ण आता है शूद्र, उस वर्ण में
आने वाले व्यक्तियों या नागरिकों की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई। उनका शोषण होने लगा, समाज के बहुत सारे सुविधाओं से उन्हें वंचित कर दिया गया। इसलिए अंबेडकर जी उस शोषण का विरोध करने के लिए वर्ण व्यवस्था का विरोध करते थे और वर्ण व्यवस्था को वो सही नहीं मानते थे। उसको समाप्त करने का उन्होंने उसको समाप्त करने की उन्होंने बात की और हिंदू धर्म में जो वर्ण व्यवस्था प्रचलित है उसका उन्होंने विरोध किया। उसके बाद है न्यायपालिका का समर्थन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी लोकतांत्रिक व्यवस्था में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। मतलब कि वो कहते हैं कि शक्ति किसी एक हाथ में केंद्रित नहीं होनी चाहिए। उन्होंने राज्य में न्यायपालिका, विधानपालिका, कार्यपालिका तीनों संस्थाओं को एक दूसरे से अलग होकर के स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। और न्यायपालिका को वो स्वतंत्रता होनी चाहिए जिसके आधार पर विधानपालिका अगर कोई ऐसा कानून बनाती है जो जन साधारण की भावनाओं के विपरीत हो तो न्यायपालिका उस कानून को अवैध घोषित कर सके, उस कानून को रद्द कर सके। इस प्रकार के अधिकार न्यायपालिका को होने चाहिए। तो इस प्रकार उन्होंने न्यायपालिका की स्वतंत्रता का समर्थन किया और न्यायपालिका के कामों में कार्यपालिका और विधानपालिका दखल ना दे और ना ही न्यायपालिका कार्यपालिका और विधानपालिका के कार्यों में दखल दे, बल्कि स्वतंत्रता पूर्वक तीनों संस्थाएं अपना अपना काम करें तो हम एक अच्छे लोकतांत्रिक राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं, ऐसा उनका मानना था। उसके बाद है राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में विचार। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय अंबेडकर जी ने भाषा के आधार पर राज्यों को पुनर्गठित करने की बात की। मतलब कि हिंदी भाषी राज्य अलग होना चाहिए, पंजाबी भाषी अलग होना चाहिए, तमिल भाषी राज्य अलग होना चाहिए, कन्नड़ भाषी राज्य अलग होना चाहिए और भाषाई और सांस्कृतिक विभिन्नता के आधार पर पुनर्गठन होने पर जो राज्यों के अंदर आपस में विवाद होते हैं भाषाई आधार पर श्रेष्ठता के या सांस्कृतिक के आधार पर श्रेष्ठता के, वो विवाद नहीं होंगे, वो विवाद समाप्त हो जाएंगे, ऐसा उनका मानना था। और क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल करके उन्होंने भारतीय संविधान में कितनी 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। और ये अंबेडकर जी का ही विचार था कि क्षेत्रीय भाषाओं को भारतीय संविधान में शामिल करके राज्यों को गौरव प्रदान करवाना, राज्यों की संविधान के प्रति आस्था जागृत करना। इसलिए उन्होंने राज्यों का पुनर्गठन और प्रत्येक राज्य की क्षेत्रीय भाषा को सम्मान देने की बात की ताकि भारत में एकता और अखंडता को बनाया जा सके। उसके बाद शक्तिशाली केंद्रीय सरकार का समर्थन। अंबेडकर जी का मानना था कि भारत के अंदर जब जब भी केंद्रीय शक्ति कमज़ोर हुई है, जब जब भी केंद्र की शक्तियाँ में कुछ कमी आई है तो विदेशी शासन व्यवस्था ने भारत के ऊपर अपना शासन स्थापित किया, भारत को गुलाम बनाया। पहले मुगल आए, उसके बाद ब्रिटिशर्स ने भारत को गुलाम बनाया। तो इस हिसाब से उन्होंने कहा कि राज्यों और केंद्र के अंदर शक्ति का विभाजन तो होना चाहिए, लेकिन उस सब के बावजूद केंद्र को शक्तिशाली होना चाहिए, केंद्र में एक शक्तिशाली सरकार होनी चाहिए और वो केंद्र की शक्तियाँ न्यायपालिका और विधानपालिका के नियंत्रण को स्वीकार करे, लेकिन केंद्र की शक्ति असीमित भी ना हो ताकि केंद्र निरंकुश न बन जाए। यानी कि केंद्र को शक्तिशाली बनाना चाहते थे अमेरिका के संघ की तरह, लेकिन उसके साथ साथ केंद्र की शक्ति को सीमित भी रखना चाहते थे ताकि केंद्र निरंकुश स्वरूप ना धारण कर ले। उसके बाद है संविधानवाद पर बल। उन्होंने कहा कि कोई भी देश, कोई भी शासन व्यवस्था हो, उस देश में अगर उस देश के शासन को एक लिखित कानून के अनुसार एक संविधान के अनुसार संचालित नहीं किया जाएगा तो उस देश में लंबे समय तक शासन व्यवस्था कायम नहीं रह सकती, बनी नहीं रह सकती। इसलिए उन्होंने एक देश के लिए, संपूर्ण भारत के लिए एक संविधान की बात की, राज्यों के लिए और केंद्र के लिए एक ही संविधान लागू हो और उस संविधान में दिए गए नियमों
कानूनों और व्यवस्था के आधार पर उस राज्य का शासन हो। तो इसलिए वो संविधान के अनुसार शासन करने पर और संविधानवाद पर बल देते हैं, ताकि एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण हो सके जिसमें एक जैसे समान कानूनों को शामिल किया जा सके और लोगों को न्यायपूर्ण व्यवस्था या शासन मिल सके। उसके बाद आता है हिंदू कोड बिल के संबंध में विचार। अंबेडकर जी हिंदू कोड बिल का समर्थन करते थे। उन्होंने कहा था कि हिंदू कोड बिल के आधार पर समाज में जातीय भेदभाव, छुआछूत, इन सब भावनाओं को दूर किया जा सकता है। और संविधान में हिंदू कोड बिल बनवाने में और हिंदू कोड बिल का निर्माण करवाने में अंबेडकर जी का प्रथम या प्रमुख रोल था, प्रमुख हाथ था। उनके हिंदू कोड बिल के अनुसार ऐसी व्यवस्था थी जिसमें उन्होंने ये कहा कि व्यक्ति को जन्म के समय ही जो है ऊंच नीच का भेदभाव है वो नहीं किया जाना चाहिए, और अंतरजातीय विवाह की जो है अनुमति नहीं देता, उसका उन्होंने विरोध किया। हिंदू स्त्रियों को, हिंदू महिलाओं को अपने परिवार की संपत्ति में पूरा अधिकार मिलना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। एक बेटी को अपने माँ बाप की संपत्ति में अपने पुत्र के समान अधिकार मिलना चाहिए, ये उनका मानना था। एक महिला और एक पुरुष के लिए तलाक जैसी व्यवस्था पर एक जैसे नियम होने चाहिए ताकि महिलाओं का शोषण ना हो सके। और जो अंतरजातीय विवाह है उसको कानूनी मान्यता, वैधता प्रदान की जानी चाहिए, और अंतरजातीय विवाह करने वाले लोगों को संरक्षण प्रदान होना चाहिए। इस प्रकार के सुझाव उन्होंने दिए हिंदू कोड बिल में बदलाव करने के लिए। हालांकि संसद में इस पर भारी हंगामा हुआ, काफ़ी बहस हुई, विरोध हुआ, लेकिन कुछ संशोधन करके अंततः हिंदू कोड बिल को इम्प्लीमेंट कर दिया गया। उसके बाद है निम्न वर्गों के उत्थान पर बल। उन्होंने कहा कि एक समाज तभी आगे बढ़ सकता है, एक समाज तभी श्रेष्ठ राष्ट्र का रूप ले सकता है जिस समाज में उस समाज के निम्न वर्ग के विकास की, निम्न वर्ग को ऊपर उठाने की बात हो। इसलिए उन्होंने भारत में, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता संबंधी, छुआछूत विरोधी संबंधी आर्टिकल, अनुच्छेद शामिल किए अधिकारों में, और उनका मानना था कि निम्न वर्गों को ऊपर उठाने के लिए, छुआछूत की समाप्ति के लिए उन वर्गों को अलग प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। ऐसा उन्होंने गोलमेज सम्मेलन में डिमांड भी की थी, जिसका महात्मा गांधी ने विरोध किया। लेकिन महात्मा गांधी ने विरोध इसलिए किया कि उनका मानना था कि अलग प्रतिनिधित्व देने से समाज अनगिनत भागों में बंट जाएगा, इसलिए उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया। लेकिन उन्होंने निम्न वर्ग के उत्थान के लिए, निम्न वर्गों को संविधान में दर्जा दिलवाने, नौकरियों में बराबर के अवसर दिलवाने के लिए, महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए, शिक्षा पर सभी का बराबर अधिकार हो, इस बात को इम्प्लीमेंट करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो मुख्य रूप से हमने आज अंबेडकर जी के बातों के बारे में जाना, अंबेडकर जी के जीवन के बारे में, उनके लाइफ के बारे में, जीवन परिचय के बारे में जाना। उसके बाद हमने उनके आज राजनीतिक विचारों को देखा, समझा, और उस आधार पर हम कह सकते हैं कि अंबेडकर जी मुख्य तौर पर एक सुलझे हुए राजनेता, एक समाजशास्त्री, एक अर्थशास्त्री, एक कानून के विद्वान और जानकार थे। उन्होंने एक लीडर के स्थान पर एक दलित समाज के समाज सुधारक के रूप में अपनी भूमिका ज़्यादा अदा की। उन्होंने समाज में सामाजिक न्याय और समानता जैसी व्यवस्था स्थापित करने में और निम्न वर्ग के शोषण से मुक्त कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और सबसे ज़्यादा उन्होंने भारत के संविधान के निर्माण में
महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्हें भारत के संविधान के शिल्पकार के रूप में भी जाना जाता है। तो अम्बेडकर जी के बारे में हम इतना ही देखेंगे आज की क्लास में। अब नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम अम्बेडकर जी के नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। अब मैं आपसे